लर्निंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज से हमारी पहली कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, लेवल ऑफ हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट MCRE की 2026 के अंतर्गत आई हुई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हमने हॉस्पिटल बेसिक्स को रखा है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्प्लॉय को हॉस्पिटल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि एक हॉस्पिटल की क्या परिभाषा होती है और कौन कौन से हॉस्पिटल के टाइप्स होते हैं। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल में एक सिंपल सी डेफिनेशन है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां पर बीमार और इल घायल व्यक्ति का उपचार किया जाता है। तो आपको पता है कि एक हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट होता है। आप भी हॉस्पिटल में गए हो, तो ऐसे कोई तो हॉस्पिटल जाता नहीं है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है जो बीमार होता है, वह वहां जाता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है और उपचार करा के घर वापस आ जाता है। तो इसका जो हॉस्पिटल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट को सर्जरी प्रोवाइड की जाती है अगर जरूरत होती है। ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, सर्जरी प्रोवाइड करने के बाद उसको जैसा था वापस स्वस्थ बनाने के लिए उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां बीमार और घायल व्यक्तियों का उपचार किया जाता है और घायल और व्यक्ति को ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, सर्जरी और वापस उसको पुनर्वास रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये स्किल्ड स्टाफ के द्वारा किया जाता है, स्किल्ड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अब आइए चलते हैं, पता करते हैं कि टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कौन कौन से होते हैं। हॉस्पिटल को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, बेड के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन ओनरशिप के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं। तो सबसे पहले है इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्स हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो लो कॉस्ट पे और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर इस पे सेकंड टाइप्स होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल वो होते हैं जो एक व्यक्तिगत तौर पे, जैसे मैं हूं, आप वो, अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहो और संचालित करना चाहो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसीडर होगा। वो इंडिविजुअल द्वारा संचालित होता है या कंपनीज द्वारा संचालित होता है और प्रॉफिट के लिए संचालित किया जाता है। तो ये सेकंड टाइप्स है ओनरशिप का। और ओनरशिप का थर्ड टाइप है ट्रस्ट और एनजीओ द्वारा या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। जब कोई कंपनी होती है या कोई ऐसी ट्रस्ट होती है जो बीमार व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, बेसहारा व्यक्तियों को कम और सस्ता इलाज प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल खोलती है, तो ये एनजीओ हॉस्पिटल हो गए। तो ये ओनरशिप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल हो गए। तो जो सेकंड टाइप है वो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल का है, वो है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जिसमें सबसे फर्स्ट है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल वो होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा कोई हॉस्पिटल, तो वहां पे जैसे फीवर का पेशेंट भी चला गया, स्किन का पेशेंट भी चला गया और वोमिटिंग का पेशेंट भी चला गया, डायरिया का पेशेंट भी चला गया, उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, सभी प्रकार के, स्किन के, न्यूरो के सभी प्रकार के पेशेंट जहां पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं वो जनरल हॉस्पिटल होता है। एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, जैसे एक ही डिजीज के लिए, एक ही बीमारी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। जैसे कैंसर हॉस्पिटल, कोई कैंसर हॉस्पिटल हुआ, आई का हॉस्पिटल हुआ, कार्डियो हार्ट का हॉस्पिटल हुआ। फिर तीसरा इसका जो थर्ड टाइप होता है वो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज आती हैं। जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग थर्ड टाइप होता है टीचिंग हॉस्पिटल। तो आपने अभी तक दो टाइप्स पढ़ लिए, पहला ओनरशिप के अकॉर्डिंग, दूसरा पढ़ लिया फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब तीसरा है बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें बेड की संख्या 100 से कम होती है,
जिन हॉस्पिटल में बेड की संख्या 100 से कम होती है वो स्मॉल हॉस्पिटल की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। जिन हॉस्पिटल में 100 से लेकर 500 बेड होते हैं वो मीडियम हॉस्पिटल की कैटेगरी में उनको रखा जाता है, और जो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं उनमें बेड की संख्या 500 से ज्यादा होती है, 500 या 500 से ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को स्मॉल, मीडियम और लार्ज हॉस्पिटल में डिवाइड किया गया है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हायरार्की, चेन ऑफ कमांड, मतलब जैसे मैं आपको कुछ काम करने के लिए बोलूं, एक ऑर्डर प्रोसेस होता है कि मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूं और मुझे कौन ऑर्डर दे सकता है, मुझे कोई कोई काम करने के लिए कौन बोल सकता है। तो वो हायरार्की, चेन ऑफ कमांड क्या है? हॉस्पिटल में सबसे ऊपर होता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था और इसमें बेसिकली इस पोस्ट के लिए क्वेश्चन पुटअप भी किया जाता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चेन ऑफ कमांड का। तो इसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सबसे ऊपर होता है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी बोलते हैं जिसको, फिर डॉक्टर आता है, फिर नर्सिंग स्टाफ आता है, फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट आता है। तो वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है जो हेड ऑफ एचओडी को आदेश देता है, किसी काम के लिए बोलता है। एचओडी फिर डॉक्टर को कमांड देता है, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को कमांड देता है, और नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल अटेंडेंट को कमांड देता है। जैसे नर्सिंग स्टाफ बोल सकता है कि पेशेंट को आप एक्सरे करवा के लाओ, एक्सरे रूम में लेके जाओ, रेडियोलॉजी विभाग में लेके जाओ, या फिर ओटी में लेके जाओ। तो ये कमांड हो गई। तो आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट को कौन कमांड दे रहा है? नर्सिंग स्टाफ। अब हॉस्पिटल अटेंडेंट कमांड दे सकता है कि नर्सिंग स्टाफ को? नहीं दे सकता। तो यही है। तो ये चैन है, कौन किसको कमांड दे सकता है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो अपना जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट होते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से पेशेंट में किस किस डिजीज का कहाँ कहाँ पे इलाज होता है, किस प्रकार पेशेंट को एडमिट किया जाता है या उसे बाहर से ही भेज दिया जाता है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रखा गया है ओपीडी को। ओपीडी में, ओपीडी का मतलब होता है पेशेंट आया, डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली और घर चला गया। तो इसमें क्या हुआ? एडमिट नहीं हुआ पेशेंट। अगर अगर एडमिट नहीं होता है, जहां पे पेशेंट नॉर्मली आता है, इलाज करवाता है और बाहर की बाहर चला जाता है, एडमिट नहीं होता है, तो उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं ओपीडी। वहां पे सिर्फ डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, जो अब जैसे बेसिक ये पूछा जाता है कि ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ओपीडी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उस ओपीडी की फुल फॉर्म होते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको याद रखने के लिए ओ से ओपीडी और ओ से आउट, तो ओ से हो गया आउट और पी से हो गया पेशेंट और डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको ओपीडी को ध्यान रखना है, ठीक है। आईपीडी, आईपीडी में है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें डॉक्टर से कंसल्टेंसी भी लेता है पेशेंट, है ना, और अगर जरूरत होती है तो उसको एडमिट किया जाता है, एडमिट किया जाता है, तो वो आईपीडी के अंतर्गत आता है। तो आईपीडी के अंतर्गत आता है। तो आईपीडी के अंतर्गत आने के बाद इसमें आईपीडी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। आईपीडी में ओटी, जैसे आईसीयू हुआ, ऑर्थो हुआ, न्यूरो हुआ, ये आईपीडी डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ये बेसिक बता रहा हूँ। जैसे गायनिक हुआ, इमरजेंसी कैजुअलिटी, यहाँ एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है इमरजेंसी, जो 24/7 चलता रहता है। यह डिपार्टमेंट एक्सीडेंट और क्रिटिकल केसेस के लिए इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। एक आप, और आपने जाते ही देखा होगा कि हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे या सबसे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाते ही देखा होगा कि सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी वार्ड बना होता है, क्योंकि यह एक एक्सीडेंटल या क्रिटिकल केयर जो कोई केस आता है उसको हैंडल करने के लिए 24/7 स्टार्ट रहता है। 24 घंटे और 7 दिन स्टार्ट रहते हैं, कभी बंद नहीं होता है। फिर आता है ऑपरेशन थिएटर, ओटी। ओटी में पेशेंट को स्टेराइल, ओटी एक स्टेराइल रूम होता है वहां पर, जो जहां पर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कोई ऐसा ऑर्गन है, कोई गिठान है, कोई ट्यूमर है, या फिर किसी तरीके की कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, वो ओटी में परफॉर्म किया जाता है, वो ऑपरेशन थिएटर होता है। आईसीयू होता है। आईसीयू फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, और
आईसीसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। ये हमेशा पूछा जाता है आपसे कि आईसीयू फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईसीयू में उस पेशेंट को रखा जाता है जिसको ऊपर थोड़ा सा वो क्रिटिकल होता है और जिसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। जैसे उसके वाइटल्स डिस्टर्ब है, जैसे उसकी बीपी या तो बढ़ी हुई है बिल्कुल कम है, या उसका जो शुगर है वो बिल्कुल कम है, या अदर वाइटल्स ईसीजी ईटीसी अगर जो भी वाइटल्स उसके डिस्टर्ब है या उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है तो उसको अदर वार्ड में तो भर्ती करेंगे नहीं, नॉर्मल मेल मेडिकल फीमेल मेडिकल में। तो उसको सुपरविजन के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, उसे आईसीयू वार्ड कहते हैं। और यहाँ क्रिटिकल पेशेंट उस सुपरविजन के लिए जो इनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है उन पेशेंट को रखा जाता है। और हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में ये तो बेसिक डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट है, जैसे ओपीडी की जरूरत पड़ती है, आईपीडी की जरूरत मेन मेन पार्ट्स हैं। ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू ये हॉस्पिटल के मेन पार्ट्स हैं। तो इसके अलावा अदर सपोर्टिव सपोर्टिव डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? फार्मेसी, हॉस्पिटल में एक फार्मेसी चैम्बर होता है जहाँ पे आईपीडी में या ओपीडी में जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है वहां से फार्मेसी से दी जाती है। अगर डॉक्टर ने कोई लेबोरेटरी टेस्ट लिखा है, चाहे आईपीडी में लिखा हो चाहे ओपीडी में लिखा हो, वो लेबोरेटरी में यूरिन और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी में। जो भी एक्सरे हुआ, कोई भी सोनोग्राफी हुई, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि की जाते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन भी होता है, मतलब ब्लड कलेक्शन भी किया जाता है। ब्लड को कलेक्शन करने के बाद स्टोर किया जाता है, जरूरत होती है सप्लाई की जाती है और ब्लड ब्लड प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, CSSD की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का ये काम होता है ओटी में या अदर वार्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लाए जाते हैं उनको वापस से स्टेराइल करके, वापस डिसइंफेक्टेड करके उनको रीयूज के लिए वापस उसी वार्ड में भेजना। तो ये जो एक चेन है उसको कौन मेंटेन करता है? CSSD, इसका नाम है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ये आपका सपोर्टिव डिपार्टमेंट हो गई। सपोर्टिव डिपार्टमेंट के बाद आती है हेल्थ केयर टीम, जिनका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या हॉस्पिटल में ड्यूटीज होती है, कौन सी टीम, इस टीम में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले जो मुख्य भूमिका होती है एक हॉस्पिटल में, जिसके बिना हॉस्पिटल कुछ नहीं मान सकते, ना के बराबर होता है, तो उसमें होता है डॉक्टर, एक फिजिशियन, जो डिजीज को डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। एक डॉक्टर नहीं होगा तो उस डिजीज का कैसे पता चलेगा कि इसके कौन सी डिजीज है और इसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे जो एक तरीके से जो एक मेन जो हेल्थ केयर टीम का जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो उसको डॉक्टर को देंगे, जो इस चैन में सबसे ऊपर होता है डॉक्टर। फिर होता है नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर को जो ऑर्डर के अनुसार पेशेंट को केयर, मेडिसिन और वाइटल वुंड ड्रेसिंग etc परफॉर्म करता है। फिर इसके आगे बाद में जो हेल्थ केयर टीम में होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार पेशेंट को वार्ड में और अदर डिपार्टमेंट में ले जाना का काम करता है और पेशेंट को फूड सप्लाई करना और उसके बेसिक नीड को पूर्ति करना, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम होता है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल टेक्नीशियन होते हैं, तो जो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन हुआ, ओटी टेक्नीशियन हुआ, जो ओटी में काम करता है ओटी टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट हो गया, तो ये हॉस्पिटल टेक्नीशियंस होते हैं। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो एडमिन ब्लॉक में बैठते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल का संचालन का काम करते हैं, देख रेख का काम करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहलाते हैं। तो हेल्थ केयर टीम में सबसे पहले डॉक्टर का होना जरूरी है, नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का होना जरूरी है, टेक्नीशियन का होना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। ये हेल्थ केयर टीम, प्रॉपर हेल्थ केयर टीम बनने के लिए इन पांच मेंबर्स का होना बहुत ही बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के बाद में पेशेंट सेफ्टी और आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट सेफ्टी का मतलब ये है कि पेशेंट को अगर ट्रांसफर करने से पहले, कोई प्रोसीजर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे पेशेंट को हानि ना हो, पेशेंट गिरे नहीं,
पेशेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गलत मेडिसिन नहीं लगे। तो इसलिए पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखना जाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। पेशेंट का पता होना चाहिए कि आपको जो मेरे को जो प्रोसीजर का ऑर्डर मिला है वो राइट पेशेंट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे पेशेंट का नाम कंफर्म करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे, अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका नाम पूछेंगे, अगर कॉन्शियस नहीं है तो उसका आईडी बैंड जो हाथ के बंधा होता है तो उसको आईडी बैंड और जो पेशेंट का नाम पूछ के आगे का जो भी प्रोसीजर होता है, मेडिसिन देनी होती है और या ट्रांसफर करना है वो उसके बाद ही करेंगे। फिर उसके बाद में अगर पेशेंट को कहीं ट्रांसफर करना है या फिर वो अगर बेड पे अनकॉन्शियस है तो उसको गिरने से बचाना है। फिर अगर पेशेंट कई दिनों से हॉस्पिटल में है और उसी बेड पे है तो उसको करेक्ट पोजीशन देनी है। मतलब उसको अगर जैसे उसको अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो एक ही बेड पे एक ही लंबे समय पे रहेगा तो उसके बॉडी पे अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, जिससे उसको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, एक नया घाव बन सकता है। उनको जो बेड शोर कहते हैं। अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर पेशेंट एक ही स्थिति एक ही पोजीशन में रहता है तो उससे बेड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक नर्सिंग अटेंडेंट का काम होता है कि बार बार पोजीशन चेंज करे और बेड शोर होने से बचाए। और पेशेंट सेफ्टी का जो फोर्थ पॉइंट है इसमें है सेफ लिफ्टिंग और ट्रांसफर। पेशेंट को प्रॉपर उठाना है और ट्रांसफर करना है। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स का और इक्विपमेंट का यूज करना है, जैसे व्हील चेयर और स्ट्रेचर। इसको इनको यूज करके और इंजरी को अवॉइड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो अपना जो सेवंथ पॉइंट है वो है पेशेंट सेफ्टी हाइजीन। तो सबसे पहले पेशेंट को टच करने से पहले या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अपने को हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। इसमें हैंड वॉश करना है बिफोर पेशेंट और आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट। जैसे आपने पेशेंट से कहीं ट्रांसफर करने जा रहे हो या उसको खाना खिलाना जा रहे हो या कोई मेडिसिन देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है। अगर करके आ गए कोई प्रोसीजर उसके बाद में भी दूसरे पेशेंट से जाने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है आपका हैंड हाइजीन का। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कौन सा पेशेंट सेफ्टी पॉइंट है तो वो है हैंड हाइजीन। फिर है पर्सनल हाइजीन केयर। तो पेशेंट को नहलाने में, ओरल करने में और लीलन को मतलब बेडशीट को क्लीन रखने में एक मेडिकल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट की मुख्य भूमिका होती है। हॉस्पिटल अटेंडेंट को पेशेंट को समय समय पे उसको नहलाना चाहिए, उसके ओरल केयर करनी चाहिए और उसकी बेडशीट को समय समय पर बदलना चाहिए। अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है, इंसिडेंट होता है, उसके रिपोर्ट तुरंत, जैसे कोई पेशेंट गिर गया, गलत मेडिसिन हो गई या फिर ऐसा कोई भी गलत प्रोसीजर हो जाता है तो उसकी तुरंत जानकारी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर को देनी चाहिए। और कॉन्फिडेंसली मतलब पेशेंट की कोई भी बात, कोई भी प्राइवेसी किसी अदर पर्सन को शेयर नहीं करनी चाहिए। ये मेडिकल अटेंडेंट को पेशेंट की सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ बातें ध्यान करनी है। जैसे मैं सबसे पहले हैंड हाइजीन, आपको अपने हाथ को पेशेंट को टच करने से पहले बाद में हाथ को धोना है। पर्सनल हाइजीन मतलब पेशेंट को समय समय पे बाथिंग, नहलाना है, ओरल केयर प्रोवाइड करनी है, ब्रश करवाना है उसको, क्लीन लीलन को क्लीन रखना है। अगर बेडशीट गंदी हो रही है तो उसको बेडशीट को चेंज करना है। ये एक हॉस्पिटल अटेंडेंट का मुख्य काम है। तो इंसिडेंट को अगर उसको पेशेंट को ट्रांसफर करते समय या कोई प्रोसीजर करते समय, मेडिसिन देते समय कुछ अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है तो उसको तुरंत डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करना है। और उसकी जो प्राइवेसी है उसका भी एक मेडिकल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट को ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं कुछ मुख्य टर्मिनोलॉजी है जो हॉस्पिटल अटेंडेंट को पता होना चाहिए और एक बेसिक है। ये काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले इसमें आईटिस। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आईटिस लगा हुआ है, जैसे ब्रोंकाइटिस, जिस जिस जिसके पीछे आईटिस लगाया है वो मतलब उस ऑर्गन में इंफेक्शन है। जैसे अपेंडाइटिस तो अपेंडिक्स का इंफेक्शन। तो जिस वर्ड के पीछे, जिस ऑर्गन के पीछे या किसी तो पीछे आईटिस लगा हुआ है उसका मतलब होता है इंफेक्शन या सूजन, जिस उस ऑर्गन में इंफेक्शन है। फिर अगला है एक्टोमी। जिस वर्ड के लास्ट में एक्टोमी लगा होता है उसका अर्थ होता है सर्जिकल रिमूवल। जैसे फॉर एग्जांपल अपेंडेक्टोमी मतलब
सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया गया है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके पीछे कार्डियो है या उसके साथ में कार्डियो है, तो वो डिपार्टमेंट या मेडिसिन या प्रोसीजर या सर्जरी या कोई मेडिसिन है वो हार्ट से रिलेटेड है। हाइपो या हाइपर, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, हाइपो का मतलब है जो एक नॉर्मल रेंज होती है उससे नीचे, बिलो ऑफ नॉर्मल, अबव नॉर्मल। हाइपर का मतलब होता है अबव नॉर्मल, जैसे बीपी होती है 120/80 एक नॉर्मल पर्सन की, mmOf Hg। अगर ये बीपी अगर 150 हो जाए और ये 95 हो जाए तो इसके लिए की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके लिए है हाइपर। हाइपर हो गया और फिर टेंशन, तो ये हो गए बीपी बढ़ना। अगर बीपी हो जाए 190/60 तो ये हो गया हाइपो, हाइपोटेंशन। ब्रेडी और टेकी, मतलब ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और टेकी का मतलब होता है फास्ट। जैसे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट, जैसे नॉर्मल हार्ट रेट से कम हार्ट रेट आ रही है तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, और अगर नॉर्मल से ज्यादा आ रही है तो उसको टेकिकार्डिया बोलेंगे। अब जैसे कोई पेशेंट, आप सर्जरी वार्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप डॉक्टर ने बोला है कि इसको कुछ मत खिलाना, कुछ मत पिलाना, कल इसका ऑपरेशन है या आज शाम को इसका ऑपरेशन है, तो उसको एनपीओ रखते हैं, मतलब नथिंग बाय माउथ, उसको मुंह से कुछ भी नहीं देना है। तो ये आज अपना एक बेसिक क्लास थी, बेसिक एक सेशन था जिसमें हमने हॉस्पिटल के बारे में चर्चा की, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा की, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में चर्चा की, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के बाद में अपन ने टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा की।